हिमाचल प्रदेश में सरकार बात कर रही है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, लेकिन ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने का तरीका क्या जनता को भी साध पा रहा है? जनता इस रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर क्या सोच रखती है? शिमला में इस समय हम मौजूद हैं और शिमला के वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर हैं? एजी चौक से। देखिए, आपसे सवाल ये है कि सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर बात कर रही है। जनता को अगर हम साधारण शब्दों में बताएं तो अपने खर्चों पर किस तरह से नियंत्रण पा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में किस तरह से आय के साधन बढ़ा सकते हैं, आपको क्या लगता है कमियां कहां रह जाती हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि सरकार जब भी कोई बजट प्रोविजन करती है या बजट करती है तो पहले उनको प्लान करना चाहिए, हर वर्ग को साथ लेके उनकी समस्याओं को सुन के फिर ही बजट का जो है निर्धारण करना चाहिए जी। तो उसमें चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित हो, बाग बगीचे वाले हो, खेतीहर मजदूर हो या अनएम्प्लॉयड हो, यूथ हो, हमारा पढ़ा लिखा वर्ग हो, स्किल वर्ग हो, एम्प्लॉयड हो, उन सबको उनकी समस्या सुन के ही उसके सुझाव लेके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आपके पास अनुभव भी है, ये बताइए जरा कमियां कहां रह जाती हैं जब सरकारें रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर बात करती है? हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, पूर्व में जयराम ठाकुर की सरकार थी, अब स्टेट पर जो कर्जा है वो लगभग 95,000 करोड़ के लगभग हो गया है। क्या होना चाहिए ताकि हमारे रिसोर्सेज और बढ़ें? कुछ प्रैक्टिकल से उदाहरण। अब जैसे कोई भी सरकार आती है तो सरकार का जो भी लोग आते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं, उनको अपनी कुर्सी से महत्व होता है। उनको जनसाधारण या किसी व्यक्ति विशेष या किसी का और उससे कोई उनके हित के बारे में उनका कोई नहीं होता। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लोग उल्टी सीधी घोषणाएं भी करते हैं, अनड्यू बेनिफिट देने की कोशिश भी करते हैं और ऐसी समस्या एक आर्थिक पक्ष में जो नई समस्या खड़ी कर देते हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई कुर्सी पे बैठता है या कोई सरकार ग्रहण करती है, सरकार बनाती है, तब उनको सबको साथ लेके पहले तो अपनी आर्थिक स्थिति को देखना चाहिए, कितना उनके पास आर्थिक पक्ष में इनकम के स्रोत क्या है और हमारा एक्सपेंडिचर कैसे होना चाहिए। लेकिन सरकार बनते ही पहले मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर कहीं पार्लियामेंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, जिनके ओएसडी लग जाते हैं, अन्य से भी बड़ी लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर देते हैं, जिसका वर्णन एक आम आदमी को स्टेट को वहन करना होता है। तो खर्चे तो वहीं से शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी गाड़ियों के खर्चे होते हैं, फिर उनके पास पीए, प्राइवेट सेक्रेटरी, दूसरे पे मेंटेनेंस के और दूसरे जो है उन खर्चे पे अधिक लोगों का धन खर्च होता है। तो लोगों को किसी ने कमाई होती है, लोगों को ये नहीं पूछा जाता उसको कि लोगों की भी राय ली जाए कि ऐसा करना है, सुझाव वो कहीं नहीं, तो अपनी कुर्सी से एक तरह से राजनीतिक हितों को साधा जाता है। जहाँ तक रही बात अपोजिशन की, अपोजिशन का भी जब उनकी सरकार होती तो वो उसी लाइन पे चलते हैं और अपने लोगों को खुश करते हैं। तो इसको सरकार जब बनती है तो एक सीएम जो है ना कांग्रेस का होता है ना सीएम जो है बीजेपी का होता है, वो हर आदमी का सीएम होता है और लोगों को भी उनको वही भाव और तवज्जो और मान सम्मान देना चाहिए और उनसे अपेक्षा भी ऐसी होती है, लेकिन वो खड़े नहीं कर पाते पॉलिटिशियन किसी भी क्षेत्र। आपसे हम बात करेंगे, लेकिन आपसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए जरा, हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार भी कह रही है कि अब हम रिसोर्स मोबिलाइज करना चाह रहे हैं क्योंकि प्रदेश को इस समय ज़रूरत है। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और पिछले कल हाल ही में बजट आया है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि जो केंद्र सरकार है जितना समर्थन और सहायता केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रही है। आप प्रदेश सरकार में कमियां कहाँ देखते हैं कि रिसोर्स मोबिलाइज नहीं हो पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जब सेंटर से कमेटी आती है, बजट को इन्हांस करने के लिए सेंटर से कमेटी आती है और फिर हमारे जितने भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है वो अपनी प्रॉब्लम को लेके एक चीज़ को उनको बताते हैं कि हमारे को इसमें इतना बजट चाहिए, इसमें इतना बजट चाहिए। कमियाँ कहीं यहाँ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्रेसी है, वो उसको अच्छी तरह से उनके सामने प्रेजेंट नहीं करते, तो बजट तो वहाँ से कम ही आना है। अगर हम प्रेजेंटेशन ही प्रॉपर करेंगे बजट के लिए तो पैसा एडजस्ट आएगा। क्यों रहा, ये तो हर चीज़ आज हमारा प्रदेश जो है यहाँ पर कोई इनकम का इतना बड़ा सोर्स नहीं है कि हम यहीं सब कुछ कर लेंगे। सेंटर तो तभी पैसा देंगे जब हम उनको सेटिस्फाई करेंगे कि हमको इन चीज़ों पर, इन आइटम्स पर हमको नेसेसिटी है और इतना बजट हमको दीजिए। उस बजट को हम इस तरीके से खर्च करेंगे, उसको मिस यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। पर आज
आज हमें 75 साल स्वतंत्र हुए हो चुके हुए हैं, अभी तक कोई ऐसा वे आउट डिवाइस नहीं किया कि जो सेंटर से पैसा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बाद उसका सर्टिफिकेशन करे कि जो पैसा आपने दिया और जो हमने अपने आप यहाँ पैसा इकट्ठा किया उसको हमने डेवलपमेंट के लिए लगाया, मुफ्तखोरी के किसी को नहीं किया। जब मुफ्तखोरी में पैसा जा रहा है, अब जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, हाँ। उसके लिए सैंक्शन पोस्ट होती है सबसे पहले, उसके बाद आदमी लगता है। अब इन्होंने उन पोस्टों को भी कम करके आउटसोर्सिंग में लगा दिया, उस पैसे को भी वो अदर प्लान्स में एडजस्ट कर रहे हैं। जिनको पैसा जाना चाहिए था वो भी बेचारे तब नहीं उस चीज़ के लिए। तो हमें तो आज इस देश की स्थिति ऐसी है कि लोनिंग पर ही प्रदेश चला हुआ है। लोनिंग पर कभी कोई प्रॉस्पर नहीं करता, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंटर हो, चाहे कोई है। अपने रिसोर्सेज को तो लेना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। जैसे आपके शांता कुमार के टाइम में भी सारे अफसरों को गाड़ियों में एक गाड़ी दी थी कि सब जाएंगे सबके। आज कौन कर रहा है इसको? जी। इनको तो 10-10 गाड़ी है सबको दी, मंत्रियों को भी दी है, अफसरों को भी दी है। मिस यूटिलाइजेशन ऑफ हर चीज़ का हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उनको इन पर राइडर लगाना पड़ेगा कि साहब ये चीज़ इस तरह करनी है और ये इस तरह करनी है, और जिससे हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर लोनिंग ज़्यादा ना हो। अब इतनी लोन हो चुका हुआ कि रीपे नहीं कर सकेंगे, तो डेवलपमेंट कहाँ से? डेवलपमेंट तो कोई नहीं। आज 1947 के बाद 1 इंच रेलवे लाइन यहाँ तक नहीं बनी है। 15 सालों से हमारे MP जो है वो बीजेपी के है। अगर 1 इंच भी बढ़ जाती, 5000 करोड़ का एप्पल ग्रोथ का देते हैं हम, और बॉर्डर एरिया चाइना का भी है, तिब्बत का भी है। अगर यानी ये टर्मिनलों से ही है, अगर कोई डिमांड करता तो हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी वो बढ़ते, पैसा आता, और वो तो किसी ने किया। ठीक है, आपसे भी हम बात करेंगे, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर हम बात कर रहे हैं। ये बात अधूरी तब रह जाती है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हों, कमेटियां बन रही हों। क्या होना चाहिए? और दूसरी बात ये कि कमियों पर भी मंथन करना जरूरी है। कमियां कहाँ देखते हैं, और साथ में एक सुझाव। सुझाव और कमियां ये दोनों का आपस में एक मेल है। मैं सुझाव में कम से कम हिमाचल गवर्नमेंट को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जो इनका सोर्स ऑफ इनकम बने। हमारे पास जल भंडार इतना है, हम अपनी विद्युत परियोजनाओं में इजाफा कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक से हमें फंडिंग मिल सकती है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग मिल सकती है। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सकता है। यहाँ हमारे जैसे बद्दी और पोंटा एरिया या ऊना का कुछ एरिया, साइमल्टेनियसली कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इजाफा हो सकता है, एक सोर्स ऑफ इनकम बने। हमारा अगर फार्मेसी का इस वक्त बद्दी में हब है, वो भी तो बना ही है, पूरे कंट्री की मैक्सिमम मेडिसिन वहाँ बनती है। तो इस तरह से दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें आयुर्वेदा में हिमाचल एक ऐसा इकलौती स्टेट है केरला के अलावा कि जहाँ पर जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, और अगर आयुर्वेदा को डेवलप करें आप, अगर केरला से कंपैरिजन करें, कोई वहाँ लोन नहीं है उन पे, और सबसे धन धान्य स्टेट है, सिर्फ वो आयुर्वेदा बेस्ड है। यहाँ पर इतना जड़ी बूटियों का भंडार है। अगर इसकी तरफ गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठाए, एक तो इसमें रोजगार मिलेगा बच्चों को, स्वरोजगार भी मिलेगा, तो और आयुर्वेदा में सोर्स ऑफ इनकम बनेगा स्टेट। तो इस तरह से यहाँ पर कम से कम नई योजनाओं की तरफ सरकार को सोचना पड़ेगा, ताकि सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। अब कमियां कहाँ हैं? कमियां देखो, बहुत ऐसी कमियां हैं। एक तो जो नॉन प्लान में जितना भी खर्चा नॉन प्लान में हो रहा, उसमें विपक्ष भी ठीक कहता है। नॉन प्लान के लिए विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। प्लान की आइटमें सबकी सहमति से होती है। तो जो नॉन प्लान है वो तो एक ऐच्छिक है, सरकार की इस आदमी को हमने मोबिलाइज करना है,
या इस गांव को या इस शहर को मोबिलाइज करना, वैसी योजनाएं नॉन प्लान में लाएंगे। वो अननेसेसरली एक्सपेंडिचर है, वही हमें लोन की तरफ धकेलता है। अगर नॉन प्लान को बिल्कुल जीरो पे लाया है, नॉन प्लान में किसी को मोबिलाइज करने की कोई योजना ना हो और सिर्फ प्लान में हो, और तो उसमें इनका ऑपोजिशन का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है अब और इसमें तो इनको श्वेत पत्र भी जारी करें। हाँ। तो सबके सामने आ जाएगा कि इतना हमने इसमें किया, तो और उसका कंपैरिजन आप करें कि लोन में उससे कितना इजाफा हुआ। ये एक कोई भी प्ली नहीं होना चाहिए कि कर्मचारियों या पेंशनों को हम सैलरी दे रहे या पेंशन दे रहे और उनका इतना हमारे ऊपर बर्डन आ रहा है। उनकी वजह से जो हर एक काम होता है, 2 मिनट के लिए आप सोचें, अगर सिर्फ गवर्नमेंट मंत्रालय हो और उनके साथ उनका सबॉर्डिनेट स्टाफ कोई ना हो तो काम कैसे चलेगा? आपसे एक सवाल ये भी है कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का कार्यकाल भी आपने देखा है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का कार्यकाल भी आपने देखा है, जयराम ठाकुर का कार्यकाल भी आपने देखा है और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू का कार्यकाल भी देख रहे हैं। और सबसे अच्छी योजनाएं कब बनी थी, कोई आपको याद हो? शांता कुमार का किस्सा, प्रोफेसर धूमल का किस्सा या फिर जयराम का, जिन्होंने कुछ किया हो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए? क्योंकि इस समय बात और सरकार को भी ये जरूरत है कि सुझाव। जिस टाइम हिमाचल ओल्ड हिमाचल था, हिमाचल एक हाशिए पे था, तो डॉक्टर परमार के टाइम से आज हम जहाँ शिमला में बैठे, यहाँ के लिए कोई रास्ता नहीं था। ये सड़क हमारे सामने बनी है, जो आपका सोलन से शिमला के लिए जो सड़क बना है मैनुअली बना है। उस टाइम जेसीबी और मशीनरी नहीं होती थी। तो ये और यहाँ से लेके जो सारा रामपुर तक का सड़क बनी है, ये टोटली डॉक्टर परमार के टाइम पे बनी। और इसके अलावा जो सोच वीरभद्र की रही है वो हमेशा पॉजिटिव रही है। कोई भी डेपुटेशन उनके पास गया हो, चाहे विपक्षी पार्टी का हो, ग्रामीण का हो, किसी शहरी उसका हो, वो उन्होंने उसमें हमेशा ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। ये भी एक काम हुआ। आज जो वर्तमान में है काम, तो अभी इतना 1.5 साल में अभी इतना सामने तो नहीं आया, लॉन्ग टर्म में पता नहीं क्या होगा, पर सोच ऐसी होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हाँ। और प्रदेश की डेवलपमेंट वाली सोच होनी चाहिए, उसमें काम किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, आप बताइए जरा क्या होना चाहिए? आप तो बिल्डर भी हैं, समस्याएं बहुत सारी होती हैं। कुछ बिल्डर होने के साथ साथ ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट को सिर्फ बिल्डर के लिए करना चाहिए या लोगों के लिए करना चाहिए, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए करना चाहिए। सबसे पहली एक बात है कि हमारी स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ 118 है पूरे इंडिया में, कहीं 118 की नहीं लगी, तो अब कश्मीर से भी हट चुकी है। तो 118 को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। तो उसमें भी गांव की डेवलपमेंट कैसे होगी? गांव के लोग वही हैं, उनके पास बाहर से पैसा आए, कैसे आए? जो अपनी ज़मीन देंगे किसी को, उसको डेवलप करेंगे तभी उनके पास पैसा आएगा ना। उनके पास पैसा खेती से नहीं आ सकता। हिमाचल में ऐसी जगह है जहाँ खेती नहीं होती ज़्यादा, हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर में लिमिटेड जगह है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए, जहाँ पर सोर्स है आपका, जहाँ से पैसे आपको आ सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट हमारी जो अभी सरकार है वो काम अच्छा कर रही है और हमें लगता है कि अच्छा काम करेंगे और आगे भी उनका काम अच्छा है। तो उनको इस तरफ भी सोचना चाहिए कि लोगों को, जो गांव में लोग बैठे हैं, उनके लिए हमने क्या डेवलपमेंट करनी है। गांव जब डेवलप होगा तो गवर्नमेंट अपने आप डेवलप। देखिए, आपने 118 का मसला उठाया। हमेशा से ही 118 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कोई गैर हिमाचली भूमि नहीं ले सकता, ये आशय स्पष्ट है। लेकिन सरकार को इसमें संशोधन क्या करने की जरूरत है? क्योंकि गाँव, आप सुनिए, सवाल सुनिए, गांव के लोग हमेशा से ये कहते हैं कि हमारी भूमि पर अगर किसी और का अधिकार हो जाएगा तो हमें भी समस्या आ सकती है। अब ट्राइबल हैं, वहां पे भी आप लैंड नहीं ले सकते। तो इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, ये कह रहे हैं, या क्या करने की जरूरत है? संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लिमिटेड लैंड लेने की लोगों को कर दो। अब जो ये आप परमिशन से देते हैं उसमें सारी गड़बड़ी है। जो परमिशन से लैंड बाहर की कंपनीज को मिल रही, बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें सब में गड़बड़ी। हर आदमी को एक जैसा दीजिए, गाँव के लोग भी डेवलप हो जाएंगे और स्टेट तब डेवलप होगी जब गांव डेवलप होगी। 2-4 सिटीज़ को डेवलप करके कभी स्टेट डेवलप होगी। तो गवर्नमेंट को जो भी देखना है गांव की तरफ देखना है। हमारे सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं गांव में, बड़े इंटीरियर में रहते हैं, उनकी डेवलपमेंट जब तक गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, और उनके पास कुछ नहीं है। आप आज चले जाएँ, उनके पास नकदी में 1 रुपया नहीं होता। उनके पास लैंड है और लैंड को ही गवर्नमेंट को लिमिटेड लगा के थोड़ी थोड़ी लैंड जब बिकेगी तो उन लोगों को पैसा मिलेगा और उसी से वो डेवलप होगा। बाकी गवर्नमेंट की सोच है, काम तो अच्छा कर रही है, 5 साल बाद पता लगेगा। ठीक।
आप बताइए जरा, क्या होना चाहिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए, और वर्तमान सरकार में कमियां क्या अभी तक देख पा रहे हैं कि हम इस वजह से रिसोर्स मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? मुझे तो याद आता है शांता कुमार जी का टाइम, जी जब नाथवा झाखड़ी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ था, जी तो उनकी स्टेटमेंट थी कि अगर हम हिमाचल के पास इतना जल है और हिमाचल चाहे तो इतने पावर प्लांट लगाए और हर पावर प्लांट में हिमाचल को रॉयल्टी मिलेगी। जी और जब वो हुआ तो उसके बाद ये था कि हमारी जो बिजली है अपना चंडीगढ़ को जा रही है, पंजाब को जा रही, दिल्ली को जा रही, राजस्थान को जा रही, तो वहाँ से और भी हमें प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो उसके बाद मैंने तो देखा उसके बाद हिमाचल में ज़्यादा नहीं तो कम से कम छोटे मोटे सारे प्रोजेक्ट मिला के 400-500 के करीब बन चुके हैं। तो जो लॉयल्टी है वो गई कहाँ? जब सरकार की उन दिनों सरकार की स्कीम थी कि जो जितनी है बिजली उत्पादन जितना होगा तो उसे अपना हिमाचल सरकार बिजली बेचेगी और स्टेटों को, और हमें उसकी लॉयल्टी मिलेगी। और के उसके बाद भी एक दो सीएम की है कि इससे हमारा हिमाचल समृद्ध होगा, लेकिन हम तब से लेके आज तक ये है कि अब वहाँ समृद्ध तो कहीं नहीं हुआ, बल्कि ये है कि अगर जितने भी अब सरकारें आई उन्होंने अपने रिसोर्स बढ़ाने की कोई इतनी कोशिश की नहीं। अगर चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। जैसे अभी मेरे साथी पहले थोड़ी देर अपना शबाज जी ने बोला कि अपना आयुर्वेदा पे हो सकता है, टूरिज्म पे हो सकता है, और ये कि अपना बिल्डर के उसमें जिन्होंने कि उस पे हो सकता है, उस तरफ इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जैसे अब अगर चाहते तो जैसे हमारे हिमाचल में एप्पल बहुत ज़्यादा है, अगर एप्पल को डेवलप किया होता, यानी कि अगर वहाँ रेलवे लाइन या ढंग से उन्होंने अपना कोल्ड स्टोर किए होते, तो उससे अगर जा नहीं तो इनकम थी वो हिमाचल को ही आनी थी, हम हिमाचल को ही मिलनी थी, और उसमें है नहीं। और दूसरा मैं हट के अब बोलता हूँ कि अब जैसे ये सरकार है कि ये अपना पुराने उनको कोस रहे हैं, अब ये कि यहाँ इन्होंने अपने मित्रों को कैबिनेट रैंक दे दी, और मेरे हिसाब से हर जो इनका एक मित्र है कम से कम उसको 2-2.5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी जा रही, बाकी जो अदर खर्चे हैं सारे मिला के मेरे ख्याल 10 लाख के करीब पड़ेगा, और उनके लिए फिर गाड़ियाँ भी होंगी, स्टाफ भी होगा, सब कुछ है। और अभी ये चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी का भी अपना हाई कोर्ट में चला, अगर ये उन्हीं पे ही थोड़ा अंकुश लगाएं और तो उसमें सरकार काफ़ी बचा सकती है। और एक जो सबसे बड़ा वो है कि जितने भी ये जो पॉलिटिशियन हैं हिमाचल में, मैं बाहर की नहीं बात करूँगा, सभी 2-2, 3-3, 4-4 बार इलेक्शन लड़ते हैं, और ये जितनी बार इलेक्शन लड़ते हैं उनको इनकी पेंशन, अगर ये 4 बार लड़े तो इनको 4 बार पेंशन मिलेगी। अगर सुखू सरकार वाकई हिमाचल का जनता का भला चाहते हैं तो हर एक पॉलिटिशियन की एक पेंशन करें, और उससे हमारा जाए तो हिमाचल का बहुत ही पैसा बचेगा। और प्रदेश में सरकार चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, या फिर देश की हम बात करें, फ्रीबीज को लेकर बहुत सरकारें अब मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं। पार्टी चाहे आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, हिमाचल प्रदेश में भी जो भाजपा की सरकार थी उन्होंने कहा कि फ्री बिजली दी जाएगी, उसमें यूनिट तय कर दिए। अब महिलाओं को 1500 की बात आ गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप इस फ्रीबीज कल्चर को किस तरह देखते हैं? ये तो जैसे जो इलेक्शन, ये तो जो जितना भी ये राजनीतिक पार्टियों के अपने होते उन्होंने छोड़े हुए, इसके माध्यम से ही वो आगे सीटें लेके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। एक्चुअली जब वो फ्रीज़ की बात करती है, जैसे अभी कुछ पार्टियों ने कहा कि हम महिला को 1500 रुपये देंगे, कुछ ने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, या ऐसे कुछ लोहा ने उन्होंने सपने देखा है। तो उस ये करने से पहले एक जो मूल जो इनका जिम्मेदार अधिकारी होता है उसको तो पहले एक स्टेट के बारे में अगर कुछ कह रहा है तो उसमें कितनी महिलाएं हैं और कितनों को क्या बेनिफिट मिलना, उसका खर्चा असेस करना चाहिए। इसके बारे में कोई बजट के बारे में या उस खर्चे के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, वो वैसे ही बोलते खटाखट
ऐसे आ जाता है, तो इससे जो है एक ये जो देश है, प्रदेश की प्रगति बहुत पीछे हो जाती है। वो फंड ना चाहते हुए भी वो फ्री वाली चीज़ें आपको देनी पड़ती है कंपल्सन में, उसके लिए भी आप चाहे लोन लेंगे या इधर उधर से करेंगे, तो असली जो आपकी डेवलपमेंट पे है, डेवलपमेंट पे काम नहीं हो पाता, वो खर्चे और जगह डाइवर्ट हो जाते हैं। एक्चुअली फ्री में कहीं किसी को भी कोई चीज़ फ्री नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, एक आप गवर्नमेंट क्राइटेरिया फिक्स करते, कोई गरीब है वो कोई आर्थिक पक्ष में देख लें, या कोई अगर आपने दूसरा पक्ष रखना उसमें आधारित करके आप कुछ बेनिफिट देना चाहते दें, उसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। इसको तो अपोजिशन को भी साथ आना चाहिए, और इसमें तो अपने राजनीतिक मतभेद बना के लोगों को एक मत होकर आगे देश की प्रगति के लिए चर्चा करनी चाहिए, तभी आप उत्थान हो सकता व्यक्ति विशेष। आप बता दीजिए जल्दी से फ्रीबीज। हाथ में अच्छा, इसी पर ये जो मुफ्त का जो जितनी भी आजकल पॉलिटिकल पार्टीज है, मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त राज कर रही है इस देश पर, कुछ छोटी छोटी पार्टी है, पर आज भी हम ये कह सकते हैं कि किसी को भी मुफ्त के लिए कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आश्वासन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है। ठीक, टैक्स पेयर के पैसे को हम डेवलपमेंट के लिए लगाए, ना कि मुफ्तखोरी के। अगर इनके पास पैसा है तो अपनी जेब से दे लोगों को। और सबसे पहली बात मेरी तो ये है कि जितने भी पॉलिटिशियन हिमाचल में है, उनके घरों में रेड होनी चाहिए। जो उनका ऑनेस्टली कमाया हुआ पैसा उनके पास होना चाहिए, और दूसरा पैसा सरकार के पास होना चाहिए, तब रिसोर्स में मोर बढ़ेगा। ठीक है, आप बताइए। मुफ्तखोरी के पक्ष में हम भी नहीं हैं। हाँ, जहाँ जेन्युइननेस है वहाँ हो जाना चाहिए। आज अनाज का रखिए आप, डिपो में आता सामान, गांव के लोग 500 रुपये का राशन पूरे महीने का ले जाते हैं, और उन्होंने किसानी छोड़ दी। किसानी जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी बिल्कुल बैरान पड़ी है, और वो काम नहीं कर रहे हैं कि भाई 500 रुपये में मिल जाता है सारा। इसके लिए इसका विकल्प है, बच्चों को कहीं रोज़गार दें, स्वरोज़गार के लिए डेवलप करें। हिमाचल में टूरिज़्म में इतना व्यापक योजना आ सकती है, उस तरफ उन बच्चों को लगाएं। पर मुफ्तखोरी का कोई इलेक्शन के टाइम में भी कोई पार्टी जो झूठे आश्वासन देती है, इतना महिलाओं को देंगे, इतना युवाओं को देंगे, इतना क्यों मुफ्त का क्यों दें, उन्हें रोज़गार दें, कुछ करके कमाए तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो हम तो मुफ्त के उसमें पक्ष में नहीं है। ठीक है, आप बताइए ज़रा। मुफ्त कुछ नहीं देना चाहिए किसी को। मुफ्त देने से आप बेकार कर रहे हैं बाकी लोगों को। तो इस करके जे आपकी जेब में पैसा, आप सरकार के पास पैसा है, अपना पैसा जो भी पार्टी देती है उसका अपने पैसे से देना चाहिए। टैक्स पेयर के पैसे से 1 रुपया नहीं किसी को देना चाहिए। जो टैक्स पेयर पैसा देता है वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए देता है, लोगों को मुफ्त बांटने के लिए। हम आपसे बात भी कर रहे थे, बिजली के जो यूनिट्स सरकार ने कुछ फ्री किए हैं, अब सरकार कह रही है कि 300 यूनिट बिजली जो है वो आपको फ्री नहीं मिलेगी, कुछ तबकों को मिलेगी। आपको इस पे क्या लगता है, आपने क्या एनालाइज किया? नहीं, बिजली सरकार के पास अपनी है तो वो फ्री दे, अपनी नहीं है तो नहीं देनी चाहिए जी। जब उनके पास है ही नहीं, जेब में 1 रुपया नहीं, फ्री क्यों बांट रहे? जब आपके जेब में पैसा ही नहीं है तो फ्री कहाँ से बांटो? आप तो लोन ले रहे, और लोन ऐसी चीज़ है जो रात को भी नहीं सोता, दिन में तो सोता ही नहीं सोता, रात को भी नहीं सोता। तो इस करके लोन ना लेने, जो पैसा उनके पास है वो डेवलपमेंट पे लगाए, फ्री ना बांटे किसी। आप बताइए, आपकी क्या राय है? देखो, हमें तो शुरू से हमारे पेरेंट्स ने, टीचर ने यही बोला है कि झूठ बोलना बुरी बात है। और जो इस समय हिमाचल में सरकार आई है, इन झूठ बोल के कि हम हर महिला को 1500 रुपये देंगे, उसमें ये कंडीशन कोई नहीं थी कि किस महिला को जो है। इन्होंने बोला कि हम हिमाचल की सभी महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और इसके अलावा उन्होंने और भी घोषे। अब 18 महीने में अब सारी प्रदेश की जनता देख रही, इन्होंने एक भी जो गारंटी है पूरी नहीं की। तो इस उसमें तो इनको, जब इन्होंने एक भी गारंटी पूरी नहीं की तो इनको तो इसमें सरकार रहने का औचित्य मेरे ख्याल से तो बनता ही नहीं है। वो कह रहे हैं चरणबद्ध तरीके से गारंटियां पूरी हो रही हैं। देखो, हम तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कहते मैं मुख्यमंत्री बनूं और मैं अपने सारे दोस्तों को कहते कैबिनेट रैंक दे दूं, वो तो गलत बात है। अगर वो जीत के आते और उनको कैबिनेट रैंक दिया जाता तो वो सही था।
जब वो अपने मित्रों को दे रहे हैं तो ये अब ये बंदर बांट नहीं है तो और क्या है। अगर उसको एम्प्लॉय जो उनका एरियर हुआ और एम्प्लॉय हम अब कहते हैं 2016 के बाद से लेकर 2022 के जनवरी 22 तक जो रिटायर हुए हैं हमारा उनका एरियर है। मेरा भी उसमें कहते हैं अपना ग्रेटी है, क्यूमुटेशन है, लीव इन कैशमेंट है, एरियर है, वो कुछ नहीं मिला। और हमने अपना कोई 38 साल नौकरी की और हमने नौकरी में रहते में एक भी हमने कोई करप्शन नहीं की, कोई कुछ नहीं। और ये जो पेंशन है ये पेंशन हमारा हक है। और इसको कहते अभी भी कहते आज हमें पता लगा कि अपना मंडे को 68 में मीटिंग थी। अब सरकार उसमें हमारे जो एरिया उसमें सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि यार तुम हमें चरणबद्ध तरीके से दो, ताकि ये है कि हम जो अब बुजुर्ग हैं अब हमारी ज़िंदगी कितनी है, कम से कम उनको ध्यान में रख के मुख्यमंत्री जो सोचे और हमारे कहते अपना सीनियर सिटीजन के बारे में जो है इस हमारा कल्याण करें। ठीक है, हमारे साथ शिमला के कुछ वरिष्ठ नागरिक थे। सरकार बात कर रही है रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है और सरकार सुझाव भी लगातार ले रही है, चर्चा भी कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए। हमने ये भी डिस्कस किया कि आखिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन में कमियां कहाँ हैं और सरकार को किन बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।